हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी वन लाइनर। महेश वर्णवाल का जो है एनसीईआरटी वन लाइन जो है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का। आज हम लोग क्लास 6 का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे याद रखें क्लास 7 हो गया, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 12 तक याद रखना साइंस का वन लाइनर एनसीईआरटी को हम कवर कराएंगे। तो याद रखने, चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? 2 रेशो रुक्षांश। आहारी रेशे का दूसरा नाम 2 रेशो रुक्षांश। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? अपचय भोजन को बाहर निकालना। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? अपचय भोजन को बाहर निकालना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय कहते हैं शरीर वर्धक। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय कहते हैं शरीर वर्धक। आभाजन्य रोग कहते हैं वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। आभाजन्य रोग कहते हैं वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। कमजोर दृष्टि का लक्षण है क्षीणता, दृष्टिहीनता। कमजोर दृष्टि का लक्षण है क्षीणता, दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। किस बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? याद रखना, किसे कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड जो है किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन को कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी सी। क्या जल में घुलनशील विटामिन बी सी। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा पोषक तत्व विटामिन याद रखना दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट पाए जाता है चावल में। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं कहाँ? चावल में। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त हुआ? कार्बोहाइड्रेट। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए में से क्या चाहिए? प्रोटीन के परीक्षण के लिए से क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट, विलयन, कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट, विलयन क्या है? कास्टिक सोडा। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर की कौन से ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो वसा से। कार्बोहाइड्रेट वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किस प्राप्त होता है? वसा से। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर के वृद्धि के लिए होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? ईस्ट से प्राप्त नहीं होता है। प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का। प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ऑक्सीजन के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने किस का प्रमुख कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? कार्बोहाइड्रेट का। घाव भरने के लिए विटामिनों में कौन सा सहायक है? विटामिन सी। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से
किलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2। कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा विटामिन जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है पारभासी कहलाता है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है पारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है पारदर्शी। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं वाष्पीकरण। कांच का उदाहरण है पारदर्शी। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रवों के नाम है सिरका, नींबू का रस। मक्खन का पेपर, याद रखें मक्खन का पेपर क्या है पारभासी है। मक्खन का पेपर क्या है कौन सा भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित है खनिज, लवण, विटामिन। कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है खनिज, लवण, विटामिन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होते हैं प्रोटीन के कारण। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। तीसरा चैप्टर देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। जब मिश्रण को में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है अपसादन कहा जाता है। अपसादन कहा जाता है। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने के काम आता है के रूप में क्या आता है फिल्टर पत्र। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग होता है निस्यंदन विधि। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग होता है निस्यंदन विधि। चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छाँटने को कहते हैं चालन। चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियों को छाँटने को कहते हैं चालन। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए। किसमें वाष्पन की प्रक्रिया किया जाता है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्तारण। अपसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्तारण। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है अलग करना। पृथक्करण का शब्द क्या है अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ किसे कहते हैं जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है ओटने से। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है ओटने से। बालू और लोहे के छीलन को पृथक्करण किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। बालू और लोहे के छीलन को पृथक्करण किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है निस्यंदन विधि द्वारा। अनाज से भूसा और पत्थरों के किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है हस्तचयन विधि। अनाज से भूसा और पत्थरों के किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है हस्तचयन विधि। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है थ्रेसिंग। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है थ्रेसिंग। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है थ्रेसिंग। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है निष्पावन। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनका मापों में अंतर हो पृथक करने में किया जाता है चालन विधि। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए
रहने दिया जाए तो वह 2 पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद अवयव ऊपरी परत बनाता है, उसे किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? निस्तारण विधि द्वारा। चाय को एक छन्नी में डाल लीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती? इस प्रक्रम को कहते हैं निस्यंदन। क्या कहते हैं इस प्रक्रम को? निस्यंदन। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? याद रखना, वाष्पन। किसका क्या आता है? वाष्पन का उपयोग किया जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य का प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? वाष्पन में। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर बन जाती है द्रव जल। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। द्रव जल संघनन क्या कहते हैं? द्रव जल कहते हैं। विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। विलय पदार्थ पानी में घुल जाता है। जल में विलीन होने का एक गैस है ऑक्सीजन। जल में विलीन होने वाला एक गैस है ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता क्या प्रभाव पड़ती है? बढ़ती है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है विलेयता। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया स्कंदीकरण कहलाती है। क्या कहलाता है? स्कंदीकरण। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। एल्कोहल जल मिश्रण को जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। किशमिश के दाने में रखने याद है, किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। किसका उदाहरण है? प्रासरण का उदाहरण है। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। किसका उदाहरण है? प्रासरण। एसीटोन और जल के मिश्रण किसका उदाहरण है? आसवन का। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का उपयोग लाई जाती है? आसवन विधि का। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग लाई जाती है? आसवन। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से यह क्या बनता है? मिला देने 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर उसे मिश्रण कहते हैं। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। किया जा सकता है मिश्रण। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड की विशेषता, ये तो पढ़ा हुआ दोबारा लगता है रिपीट हो गया। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। अध्याय 4 पर देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल। यानी किस रंग के प्रकाश का पौधा, यानी किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा जो है तीव्र अवशोषण नीला और एवं लाल। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति नहीं? ऑक्सीजन की। प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश, याद रखना क्या आता है? सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश। 2 गांठों के बीच तने का भाग होता है इंटरनोड। 2 गांठों के बीच तने का भाग है इंटरनोड। पेड़ पौधे की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिसे वे टूटते नहीं है। जड़।
पौधे का वह कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इन्हें क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इन्हें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें क्या कहता है? झाड़ी कहते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं? शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाक पौधे की विशेषताएं बताएं। हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं। शाक क्या होता है? हरे एवं कोमल तने। शाक पौधा कैसा होता है? जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? जिन पौधे की लंबाई आपके बराबर होती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह क्रिया करती है जड़। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य करती है जड़। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और यह भूमि पर फैल जाते, इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं सिरा विन्यास। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं सिरा विन्यास। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं शाख। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं शाख। जिन पौधे के तने के आधार से शाखाएं निकलते हैं उन्हें कहते हैं झाड़ी। जिन पौधे के तने के आधार से शाखाएं निकलते उन्हें कहते हैं झाड़ी। तना पौधे में जल का करता है संवहन। तना जो है पौधे में जल का संवहन करता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है पत्तों द्वारा। शलजम चुकंदर किस मूसला जड़ का उदाहरण है? कुंभी रूप में। याद रखना, कुंभी रूप में। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है? उन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ कहते हैं। उन्हें पंखुड़ियाँ कहते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? 4। पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती हैं सिरा। यदि किसी फूल की पंखुड़ियाँ जुड़ी हो तो उसे फूल में और कौन से भाग जुड़ा होता है? स्त्री केसर। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीजांड से। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीजांड। पौधे में तने का कार्य होता है पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना। तैयार भोजन को पौधे के शेष में पहुंचाना। शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देना। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत से जमाए रखती है, उन्हें मिट्टी में पौधे का कहा जाता है स्थिरक। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, उन्हें मिट्टी में पौधे कहा जाता है स्थिरक। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला भाग अंडाशय। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला भाग अंडाशय। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं बीजांड। जिनकिन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होती है? तुलसी, धनिया, गुलहड़। तना पौधे में जल करता है संवहन। ये क्या रिपीट हो गया क्या? पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर। पुष्प किस भाग में अंडाशय मिलता है? परागन किस में पाए जाते हैं? पुंकेसर में। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है, आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? मूसलाजड़। प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? मूसलाजड़। पौधे में किसका कार्य भूमि से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधे को सहारा प्रदान करता है? जड़। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? सरसों का पौधा जो है मूसला जड़ का उदाहरण। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाले ऑक्सीजन पौधे की जड़ें द्वारा
क्या अंडा में उपस्थित होता है? बीजांड। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम होता है रंध्र के द्वारा। कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, इस पौधे को आरोही कहते हैं। याद रखना, कमजोर तने पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधे को कहते हैं आरोही। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। दुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करते हैं? गर्दन और सिर को। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है तथा यह अस्थि को क्या करती है? खींचती है। उपस्थियों से बने अंग का क्या नाम है? कान। उपस्थियों से बने अंग का क्या नाम है? कान। हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? आगे और पीछे। हिंज संधि में कैसे गति हो सकती है? आगे पीछे। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि जोड़। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि जोड़। शरीर की अस्थियों ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? मांसपेशियां और हड्डियां। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? मांसपेशियां और हड्डियां। जो अस्थियां हिल नहीं सकती उन्हें कहते हैं अचल संधि। जो अस्थियां हिल नहीं सकते उसे अचल संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि को क्या कहते हैं? दुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि को दुराग्र संधि। कोहनी और घुटने में कौन सा संधि? हिंज संधि। कोहनी और घुटने में हिंज संधि। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाले संधि को कहते हैं कंदुका खलिका संधि। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाले संधि को कंदुका खलिका संधि। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? दुराग्र संधि में। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि जोड़। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे संधि जोड़। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। शरीर का ढांचा कहलाता है कंकाल। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी के कपाल की संधि कहता है अचल संधि। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि अचल संधि। कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? रिपीट हो जाता है। कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान? हिंज संधि। किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचट्टा का। किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचट्टा का। किसका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? पक्षी का। किसकी शरीर धारा रेखीय होता है? धारा रेखीय होता है? मछली का। किसका शरीर धारा रेखीय होता है? मछली का। किसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है? सांप का। किसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है? सांप का। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक करते हैं? 3 जोड़ी। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक होता है? 3 जोड़ी। तिलचट्टा से कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़े। मेरुदंड कितने कशिरेखाओं का बना होता है? 33। मेरुदंड कितने कशिरेखा? 33। घोंघा किसकी सहायता से गति है? मोटी मांसल रचना से। मोटी मचल रचना से घोंघा जो है गति करता है। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपस्थियों के कारण। कांच का निचला कान जो है किसके कारण नरम? एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों से। याद रखना, अस्थियों। एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों। शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी में, कंधे में, घुटने में, गर्दन में। पसली पिंजर का क्या कार्य है? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है कंकाल। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा। कौन तंतु ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट।
कौन सा तंतु जो है उत्तक जो है तंतुमय उत्तक जो अस्थियों को याद रखना जोड़ता है लिगामेंट। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में। सांप का मेरुदंड होता है लंबा। शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाए जाते हैं? 3। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर। फेफड़े की सुरक्षा पिंजर करता है। हृदय की सुरक्षा कौन करती है? पसलियाँ। हृदय की सुरक्षा पसलियाँ। कोहनी घुटने जोड़ किस संधि से जुड़ा है? संधि गुहा से। कोहनी घुटने की जोड़, कोहनी हो गया, घुटने की जोड़ किस संधि से जुड़ा है? संधि गुहा से। कशेरुका किस संधि द्वारा जुड़ा? अर्धचल संधि के द्वारा। याद रखना कशेरुकों किस संधि के द्वारा किसका उदाहरण है? अर्धचल संधि द्वारा। किस संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थित के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाती है और एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर झुक जाती है? अर्धचल संधि। अर्धचल संधि। किस संधि में दो से अधिक हड्डियां स्थल संधि पर हिल डुल सकती हैं? चल संधि। याद रखना किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर हिल डुल सकती है? चल संधि। कोहनी घुटने के जोड़ से किस संधि का उदाहरण? संधि गुहा। तिलचट्टा का शोषण अंग ट्रेकिया। तिलचट्टा का शोषण अंग ट्रेकिया। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। फेफड़े का आकार होता है शंक्वाकार। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केव। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केव। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। छठा नंबर देखते हैं, छठा चैप्टर देखते हैं। याद रखना जो क्या है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम जो है जैसे ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया जो न्यू बुक है NCERT 360 डिग्री जो है वो लॉन्च किया गया है, वो भी हम पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखा है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप क्या वीडियो का लिंक डाला वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल से आप देख सकते हैं, वहाँ पर डाला गया। और याद रखना जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली जो है याद रखना क्लास आज 6 करा रहे हैं, 7th कराएंगे, 8 कराएंगे, 9th 10th तो जाएंगे, हिस्ट्री का कराएंगे। क्या है और क्या देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्या था मोटिवेट होंगे तो हम और क्या है क्लास लाएंगे, हिस्ट्री का भी लाएंगे, ज्योग्राफी का भी 1-लाइनर जो NCERT लाएंगे। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनाना। अनुकूलन परिवेश में रहने योग्य बनाना। कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस। मरुस्थलीय पौधा कैक्टस। हाइड्रीलिया पौधा जलीय पौधा। हाइड्रीलिया पौधा क्या है? एक जलीय पौधा है। कौन सा जीव रात्रिचर हैं? चमगादड़। कौन सा जीव रात्रिचर हैं? चमगादड़। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं उत्सर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं उत्सर्जन कहलाता है। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं सुई के आकार। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते जो होते हैं सुई के आकार होते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक वायु, जल, प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषताएं? मोटी त्वचा होती है। शरीर पर लंबे बाल होते हैं। शरीर फर से ढका होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न
आती हैं जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजक इत्यादि कहते हैं उद्दीपीय। याद रखना क्या, बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को कहते हैं उद्दीपन। क्या कहते हैं? उद्दीपन। प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग सर्वाधिक प्रभावी कहते हैं? याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मित करता है? ऑक्सीजन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की संरचना में कौन जिम्मेदार? स्टोमेटा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की संरचनाओं में कौन जिम्मेदार? स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न है? ग्रेना में। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? स्टोमेटा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक है? अजैव घटक है। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक? अजैव घटक है। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होना। क्या अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना तो उत्सर्जन कहलाता है। प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासन। मृदा, जल एवं किस आवास के घटक अजैव। उद्दीपन किसे का? वातावरण वाले परिवर्तन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। जलीय पौधे का तना होता है लंबा और हल्का खोखला। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती हैं? वात छिद्रों द्वारा। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेते हैं? वात छिद्रों द्वारा। बीज सजीव या निर्जीव या सजीव या बीज सजीव या निर्जीव सजीव। बीज सजीव है या निर्जीव सजीव है। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधे में बीजों के अतिरिक्त अन्य भागों से प्रजनन होना कायिक प्रजनन कहलाता है। केंचुआ सांस कैसे लेता है? त्वचा से। कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है एक मोटी मोमी परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। याद है, कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, जीवित रहता है एक मोटी मोमी परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। अजैव घटक है वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी, ये सब अजैव घटक है। अनुकूलन किसे कहते हैं? वे अवशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे तथा जंतु को इसके परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? पत्ते चौड़े होते हैं। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? पत्ते चौड़े होते हैं। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता और इसीलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते। रेगिस्तानी जानवर ऊंट हो गया। याद है, कैक्टस के पौधे की पत्तियां के आकार की होती है जो पत्तियों से पानी की कमी को कम मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु तथा याद रखना समुद्र में जंतु कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन कहलाते हैं। संतान और बीज के उत्पादन को कहा जाता है प्रजनन। संतान और बीज के उत्पादन को कहा जाता है क्या है? प्रजनन। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में गैसों कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में
अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा होता है। जब आप नंगे पैर टहल रहे तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे तथा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? उद्दीपन करेंगे। क्या करेंगे? उद्दीपन। 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखना, हमारे जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर से। जैसे टेलीग्राम चैनल है, क्या है? वन वे सीटेट क्लास, वन वे सीटेट क्लास 1, लास्ट में क्या है? 1। ये क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम। तो 7वां चैप्टर देखते हैं। गति एवं दूरियां। लंबाई का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे कहते हैं आवर्ती गति। पार्कों में लगे सामान, झूले, घड़ी, पेंडुलम, गिटार की तार, ढोल के पृष्ठ आदि किस गति का उदाहरण? आवर्ती गति का। जब कोई वस्तु की इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूर हो रहती है तो इस प्रकार की गति कहलाते वर्तुल गति कहलाती। क्या कहलाते? वर्तुल गति। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि किस गति का उदाहरण? वर्तुल गति का। पंखा हो गया, घड़ी की सुई, कुम्हार, चाक आदि किस गति का उदाहरण? वर्तुल गति। वाहनों की गति किस गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति। वाहनों की गति किस गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति कहलाते सरल रेखीय गति। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति कहलाते सरल रेखीय गति। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 कुंटल में कितना किलोग्राम होता है? 1000 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना कुंटल होता है? 10 टन कुंटल होता है। याद रखना, 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 टन होता है। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है आवर्ती गति। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति सरल रेखीय गति होता है। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति जो है सरल रेखीय गति है। बंदूक से, याद रखना, बंदूक से निकली हुई गोली की गति सरल रेखीय गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। सरल रेखीय गति होते हैं सड़क पर कार की गति। सरल रेखीय गति सड़क पर कार की गति। कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण? पृथ्वी की गति। कौन सा आवर्ती गति? पृथ्वी की गति। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो फर्मी मीटर। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के मापन को। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह को मापन। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे से। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वीय बल। वृक्ष से गिरते हुए फल कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वीय। पृथ्वी की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण? आवर्ती गति। पौधों के वृक्षों की शाखाओं का इधर उधर लहराना किस गति? सितार की बोरियों की गति किस गति का? आवृत्ति। सितार की बोरियों की गति किस? आवृत्ति। बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति किस गति का? आवर्ती गति। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं? 1790 में। क्या है? 1790 में क्या था? किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहते, इस प्रकार की गति को कहते वर्तुल गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान, याद रखना, वर्तुल गति कहते हैं। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति को कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। मानक की मापन की मानक प्रणाली को कहते हैं मीटर पद्धति। वर्तुल गति क्या
उदाहरण है कुएं से जल बाहर निकालने, डोल। याद रखना वर्तुल गति जो है क्या उदाहरण है, कुएं से जल बाहर निकालते, डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति वर्तुल गति है। दोलन गति का ही दूसरा नाम आवर्ती गति। बिजली के खंभे की पंखुड़ियों पर अंकित किस चिन्ह का गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण वर्तुल गति। बिजली के खंभे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह का गति, किसी घड़ी के सेकंड के सुई की गति का वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुल गति। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग, याद रखना किस देश में उपयोग किया जाता था, मिस्र में किया जाता था। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है उंगली, मुट्ठी, उंगली और क्या मुट्ठी। किसकी शरीर धरा रेखा तो मछली के हो जाता है। रेडियोधर्मी की एसआई या रेडियोधर्मी का एसआई मात्रक जो होता है वैक्यूरल होता है। अपवर्तनांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। भार का एसआई मात्रक याद रखना बल के एसआई के मात्रक के बराबर होता है। किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती, बल और दाब की, याद रखना किस युग्म की इकाइयाँ समान है तो बल और दाब। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। तरंग का वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग के वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक डायप्टर के बराबर होता है एक, याद रखना पर मीटर, याद रखना एम पर पावर -1 होता है। एक डायप्टर के बराबर होता है एम पर पावर -1 होता है। परमाणु त्रिज्या जो है नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है पॉलीग्राफ में। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों। 8वां चैप्टर है प्रकाश, छाया, परावर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किस कारण होता है, परावर्तन के। व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब वह प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों के तरफ आए। पारदर्शी वस्तु कौन सी होते हैं, कांच, शीशा, पानी। पारभासी किसे कहते हैं, कुछ वस्तु आप पार देख सकते हैं पर साफ दिखाई नहीं देता, उसे पारभासी कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं, वो जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है, छाया बनती है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है, काला होता है। पारभासी वस्तु कौन सी होती हैं, तेल लगा हुआ कागज। सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन जाती है अपारदर्शी वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बनती है अपारदर्शी वस्तु की। जिस वस्तु में प्रकाश आर पर गुजर जाए उसे कहा जाता है पारदर्शी। चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या अदीप्त वस्तु है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गति। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो छाया आर बढ़ जाता है। अदीप्त वस्तुएं होता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना याद रखना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त हो, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश की एक किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने से पथ से विचलित हो, ऐसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में
अपतन होने के कारण दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण परावर्तन हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अस्पष्ट। दीप्त वस्तुएं कौन से होते हैं? जुगनू, सूर्य, तारे। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? उल्टा दिखाएं। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश से परिकिरणन से संबंधित। टिंडल प्रभाव जो प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होते हैं? निर्वात में। प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है। वस्तु जो अपने रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं प्रकाश चमकदार वस्तु कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर इसकी गति कम हो जाती है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रकाशिक घनत्व। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी, सीधी। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? पोल ध्रुव। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे पोल कहते हैं। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाले परिकिरण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या कहता है? टिंडल प्रभाव कहलाते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है नियमित। किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण किसकी परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाते? उत्तल दर्पण। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। बल्ब दीप्त कैसे होता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब कौन सा भाग दीप्त होता है? तंतु। स्विच क्या होता है? सरल युक्ति होता है। रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती हैं। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। विधि स्विचों को किस में लाया जाता है? लाइव तार में। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ को किस प्रक्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्रिया विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत परिपथ की लघुत्तम अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा से महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा। छेड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। धारा की दिशा विद्युत सेल में कैसा होता है? टर्मिनल या धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। विद्युत स्तंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है? मानव खोपड़ी और दो अन्य हाथ पैर क्रॉस करती हड्डियाँ। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तांबे की। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाता है स्विच। क्या कहलाती है? स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। मैग्नेटाइट क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है। कंपास क्या है? दिक्सूचक। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ कहते हैं जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे? जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते हैं? धागे से लटका कर। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है
याद रखना आकर्षण होता है। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होता है? सिरों पर। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया जाता था? उत्तरी ग्रीस के मैग्नेशिया नामक क्षेत्र में। उत्तरी ग्रीस के मैग्नेशिया नामक क्षेत्र में। चिपकू स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? लोहे की अलमारी, रेफ्रिजरेटर में। चिपकू स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? लोहे की अलमारी, रेफ्रिजरेटर में। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन एवं कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किस का मिश्रण है? गैसों का। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते हैं? वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? वायु का में जलवाष्प। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? धूल का नृत्य। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली वायु से। किरण पुंज क्या है? पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश किरण पुंज का। वायु का 99% भाग कौन सी गैस होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घिरा हुआ है? 4/5 भाग। एक गैसीय गैस रंगहीन गंध रहित हवा से भरी और आग बुझाने वाली गैस का नाम बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न? ऑक्सीजन होता है। वायु एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने उपयोग नहीं हुआ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा उसमें प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार में। किस में जोड़ा जाता है? विद्युन्मय तार। और ये क्लास 6 जो है समाप्त होता है। साइंस क्लास 6 का NCERT 1 लाइनर है, याद रखना क्या कहते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या करेंगे? 7 को क्लास 7 को समाप्त करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े और हम क्या कहते हैं हमें भी मोटिवेट मिले क्या है, जिससे हम क्या है डेली जो है क्या क्लास लाते रहेंगे। जैसे हम क्लास जो है क्या है डेली करा रहे हैं। ऑफिसर एकेडमी के द्वारा जो लॉन्च किया गया जो बुक है वो भी करा रहे हैं। NCERT है उसका भी करा रहे हैं। क्या है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो हैं ये करा चुके हैं। जो नहीं देखा हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे जिसको अगर क्या है वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है तो याद रखना हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है वन वे सीटेड क्लास 1 है, तो वहाँ से जुड़कर जो है वीडियो देख सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग